हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान जंक्शन। मैं हूं दिलीप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर सेशन को। पिछला क्लास में हमने 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन का आंसर को देख लिया था। उसके बाद हम इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए चलते चलते हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ बेरियम आयोडाइड। तो क्या बनता है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। वाह, ठीक है, चलिए करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 क्या बनाता है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, पोटेशियम एक, बेरियम एक, आयोडीन यहाँ दो है, और यहाँ आयोडीन एक है, प्रोडक्ट साइड में आयोडीन एक है, रिएक्टेंट में दो है, तो यहाँ 2 से कर दिए, तो ये हो गया। 2 से कर दिए तो के यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ भी 2 कर दिए। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया। 2 पोटेशियम 2 बेरियम, दो ब्रोमीन, एक बेरियम, 2 आयोडीन, हो गया बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो है ये पोटेशियम और ये बेरियम, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये जो K प्लस था वो ब्रोमीन के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में हो गया ये K प्लस जो है वो आयोडीन के साथ हो गया, और जो बेरियम जो आयोडीन के साथ था वो ब्रोमीन के साथ हो गया, मतलब आयन का एक्सचेंज हो गया। रिएक्टेंट में जो पोटेशियम और ब्रोमीन का बॉन्डिंग था, प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम और आयोडीन का हो गया। अब बेरियम और आयोडीन का जो था वो बेरियम और ब्रोमीन का हो गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक कार्बोनेट से बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 से बनता है ZnO प्लस CO2। पहले बैलेंस करते हैं, फिर बताएंगे कि किस टाइप का ये रिएक्शन है। बैलेंस करते हैं। ZnCO3 थ्योरी में क्या बताए थे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे? एक कंपाउंड टूट के 2 कंपाउंड बन जा रहा है, 1 से 2 बन जा रहा है, 1 और 2 तरह का अलग अलग कंपाउंड बन जा रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? डिकम्पोज हो गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, बैलेंस करते हैं। मेरे हिसाब से बैलेंस ही है। कैसे? जिंक बराबर कार्बन, कार्बन बराबर ऑक्सीजन, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इजकल टू HCl। पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया बैलेंस। कुछ देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसको बताना है किस टाइप का है। 2 अलग अलग मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग A प्लस B मिलके C बन रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, चलिए, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी कि संयोजित हो रहा है, आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना रहा है, सिंगल कंपाउंड। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl, क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले तो ये बताना है ये, हाँ पहले तो बैलेंस करते हैं। Mg बराबर है हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, यहाँ 2 डाल दीजिए। अब देखिए हो गया बैलेंस, हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 क्लोरीन हाइड्रोजन 2 ही गया था। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? क्योंकि HCl में से H को हटा के Mg खुद उसके जगह बैठ गया, और Mg जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से।
तो इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Mg खुद बैठ गया और MgCl2 बना लिया। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पे किसी के कंपाउंड में अगर वो जो कंपाउंड जिससे मिलकर बना है वो अगर कम अभिक्रियाशील है तो Mg वहाँ जाके बैठ गया, बना लिया एक नया रिएक्शन MgCl2। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। पूछ रहा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? वही मतलब होता है कि एक्सो मतलब अगर हीट निकल रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और अगर कोई रिएक्शन हीट लेने के बाद, सिर्फ हीट लेने के बाद नहीं, एनर्जी लेने के बाद, एनर्जी इन अदर फॉर्म लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी लेने के बाद अगर रिएक्शन होता है, यानी कि वो रिएक्शन तब होता है जब उसमें एनर्जी मिलता है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन इन विच इट रिलीजेज हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, मतलब एक्सो होता है मतलब बाहर निकलता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट ऑब्जर्व हीट एनर्जी, जो एनर्जी लेता है, ठीक है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबसन ऑफ फ्यूल CH4 + O2, मतलब वो CH4 और O2 रिएक्ट कर रहा है तो CO2 + H2O बना रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो इसलिए हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। रेस्पिरेशन में C6H12O6 C6H12O6 है जो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 H2O और एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी जो है इसमें हमारा रिलीज हो रहा है, तो इसमें यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसलिए एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। नेक्स्ट एंडोथर्मिक में एनर्जी चाहिए तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आता है, एनर्जी आता है, तो जाके रिएक्शन होता है CO2 और H2O में प्लस सनलाइट, तो हमारा ये बनता है C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्लूकोज बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है, और O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा एक काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या दिए? हीट दिए मानी हीट लिया, यानी कि एनर्जी ऑब्जर्व किया तब रिएक्शन हुआ, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन भी बोलते हैं, और ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना। कैसे? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इनसाइड सेल। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज जो तो मिलता है हमको इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है, वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड द सेल। दिस रिएक्शन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रोसेस एंड इट रिलीजेज एनर्जी इन द बॉडी यूजेज फॉर वेरियस फंक्शन लाइक मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो मतलब हमारा बॉडी में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, दोनों रिएक्ट करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चूंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो इसमें और भी है कि ये जो रिएक्शन होता है, तो इसमें जो एनर्जी मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हालांकि इसको हम लोग बायोलॉजी में जाएंगे तो हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, तो ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे। वाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। ठीक है, बोल रहा है कि क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा बोलते हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों बोलते हैं विघटन अभिक्रिया को। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? वो नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है, सिंगल कंपाउंड बनाता है, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल जो है कंपाउंड है वो टूट के जो है सो दो अलग अलग बनाता है। तो अपोजिट ही हुआ कि आपका कॉम्बिनेशन में जैसे एग्जांपल देखिए, H2 + O2 बन के H2O बनाया, कंबाइन किया, H2O2 कंबाइन हुआ, एक सिंगल बना लिया, सिंगल H2O बनाया। डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक CaCO3 था, वो आपका
दो अलग अलग में टूट गया। दो अलग अलग क्या है, CaO है और CO2 है। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 1 से 2 बन गया अलग अलग, और कम्बिनेशन में 2 से 1 हो गया, उल्टा हो गया। तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वे सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है ना। राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि सभी के लिए एक अलग अलग रिएक्शन लिखिए, अलग अलग इक्वेशन दिखाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एनर्जी जो सप्लाई हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। अलग अलग इक्वेशन लिखना है। चलिए, तो पहला इक्वेशन क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द फॉर्म ऑफ हीट तो पहला है भाई जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में तोड़ते हैं तो हीट का जरूरत पड़ता है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आते हैं लाइट के लिए आते हैं कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड वेयर एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मतलब लाइट के फॉर्म में देते हैं, जिसको फोटो भी बोलते हैं या फोटो बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना। AgCl रिएक्ट करता है, AgCl जो है सो टूट जाता है Ag + Cl2 में आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, तो उसमें टूट जाता है। तो सेकंड एग्जांपल हो गया जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से देने के बाद H2 हमारा H2 और O2 में टूट जाता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये थर्ड एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, राइट इक्वेशन फॉर दिज रिएक्शंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं कि अगर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड है या फिर उसका सॉल्यूशन है, उससे उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद उसका पोजीशन ले लेता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है Fe प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू FeSO4 प्लस कॉपर। मतलब ये Fe जो है सो कॉपर का पोजीशन ले लिया, कॉपर को हटा के और उसका पोजीशन ले लिया, है ना। तो Fe आ गया उसके पोजीशन पे। क्यों आ गया Fe, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो Fe जो है सो मोर रिएक्टिव कॉपर है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसका पोजीशन ले लिया, उसका कंपाउंड का पोजीशन ले लिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयन का एक्सचेंज होता है टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है ना। और ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस प्रोसेस में प्रेसिपिटेट बन जाता है, नहीं बन सकता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट ये BaSO4 जो दिख रहा है वो अगर एरो ऐसे है तो इसका मतलब समझना है कि वो आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका सिंबल है। अगर एरो नीचे है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर एरो ऊपर है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड को। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, क्योंकि इसका एरो नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हो रहा है, NaSO4 है, BaCl2 है। तो NaSO4 अगर इसका Na जाके Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl बना दिया। और BaCl2 था रिएक्टेंट में, तो इसका Ba उठ के SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बना दिया। यानी कि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो चुका है, आयन का एक्सचेंज हो गया। तो अगर आयन का एक्सचेंज हो गया तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप इसको हम लोग समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी of silver from the silver nitrate solution involve displacement by copper metal, write down the reaction involved। आई होप ये सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है AgNO3 से, तो बना रहा है कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। यानी कि यहाँ पे कॉपर जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, Ag को। Ag क्या है, सिल्वर है। सिल्वर जो है और कॉपर है, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर है। सिल्वर जो है सो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव सिल्वर है, इसलिए उसका कंपाउंड को AgNO3 में से Ag को हटा के कॉपर खुद उसका पोजीशन ले लेगा, खुद पोजीशन लेगा तो कॉपर नाइट्रेट बना देगा और इधर Ag अलग हो जाएगा।
तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And in the refining of silver, copper metal used to displace silver from the silver nitrate solution. This is example of displacement reaction, where the more reactive metal, that is copper, displaces less reactive metal, that is silver, from the compound. ठीक है ना, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि what do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example। तो हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में क्या समझे थे? प्रेसिपिटेट ये समझे थे कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सोल्यूबल साल्ट इक्वल सॉल्यूशन रिएक्ट्स टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल सॉल्यूट। इनसोल्यूबल सॉल्यूट को बनाता है, जिसको वो लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर रिएक्शन होने के बाद अगर इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो जिसको हम लोग फिर सॉलिड्स को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो अगर ऐसा विक्रिया हो रहा है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइप का रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल भी है। BaCl2 Na2SO4 से होगा, BaSO4 बनेगा। तो BaSO4 जो है सो प्रेसिपिटेट है, BaSO फिर जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो प्रेसिपिटेट चूंकि यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसको जो है सो बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया और इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल इच। कह रहा है कि इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का दो एग्जाम्पल बताना है, जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा। ठीक है ना, तो पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीजन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो देखिए एग्जांपल है मैग्नीशियम बर्न इन एयर, Mg+O2 MgO बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MgO2 जब प्रोडक्ट बन रहा है MgO बन रहा है, मतलब Mg गेन कर ले रहा है ऑक्सीजन को, Mg MgO बन जा रहा है, Mg MgO बन जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन। नेक्स्ट, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, C रिएक्ट हो रहा है तो CO2 बन जा रहा है, कार्बन से CO2 बन जा रहा है, ये गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो कार्बन गेन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ठीक है, रिडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस होगा, तो देख लेते हैं। CuA मतलब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कॉपर हो जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो जा रहा है, तो क्या लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो उसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, फेरस ऑक्साइड रिड्यूस टू ए ब्लास्ट फर्नेस। हाँ, ब्लास्ट फर्नेस में ये प्रोसेस होता है, मतलब क्या होता है कि फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फेरस में के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और जब रिएक्शन होने के बाद Fe हो जाता है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। फेरस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होकर सिर्फ फेरस रह जाता है, Fe रह जाता है, तो हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डन। तो रिमूवल ऑक्सीजन हुआ तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X एक एलिमेंट है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X। एलिमेंट X का नाम पूछ रहा है कि क्या है, और वो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या बनता है, वो एलिमेंट का नाम क्या है, और जो ब्लैक कलर बन गया एयर में हीट करने के बाद वो है क्या। तो वो जो है एलिमेंट है वो कॉपर ही होगा। क्यों कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर को जब हम एयर में हीट करते हैं यानी कि तो यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो जो ब्लैक कलर जो कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड है, और जो एलिमेंट X है वो क्या है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर ही होता है जिसको हम ऑक्सीजन के साथ एयर में हीट करने के बाद वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोग आयरन को वस्तुओं पे पेंट क्यों करते हैं, आयरन की वस्तुओं पे हम लोग पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर वही होगा कि अगर हम आयरन जो होता है उसको अगर हम फ्री छोड़ देंगे, इन द एक्सपोजर ऑफ एयर या मॉइस्चर कर देंगे, तो उसमें रस्टिंग लग जाएगा, उसमें कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना,
तो उस कोरोजन से बचाने के लिए, टू सेव फ्रॉम कोरोजन, हम लोग उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, क्योंकि एक मेथड है कोरोजन से रोकने का, वन ऑफ द मेथड है कि उसके ऊपर पेंट कर दें। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, पेंट का करते हैं। वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल टू प्रिवेंट रस्टिंग विच इज ए फॉर्म ऑफ कोरोजन। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर। दिस रिएक्शन फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, कॉमनली नोन एज रस्ट। इट वीकन्स द आयरन एंड डैमेज एप्रिसिएस एंड स्ट्रेंथ। इसी कारण जो है सो रस्टिंग के कारण उसका जो है सो डैमेज हो जाता है डैमेज हो जाता है। इसलिए पेंट जो होता है जो पेंटिंग करते हैं, पेंट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आयरन एंड द इन्वायरमेंट से, उसको रोकता है, एज ए शील्ड काम करता है, उसको रोकने काम करता है। और जब ये रोक देता है तो हम लोग बहुत हद तक रस्टिंग को रोक सकते हैं। रस्टिंग को रोकेंगे तो हम बहुत देर तक उसको जो है सो जो हमारा जो मटेरियल है, जो आयरन का मटेरियल है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसको हम रस्ट फ्री रख सकते हैं। इसलिए हम लोग उसके ऊपर पेंट करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर टू सेव फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। कह रहा है कि जिसमें तेल होता है और वसा होता है, उस सब पदार्थ में नाइट्रोजन से क्यों हम उसमें जो है सो उसको ट्रीट करते हैं, नाइट्रोजन क्यों डाल देते हैं, नाइट्रोजन से क्यों हम उसको पैकेट को। इसका ये जवाब है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम होता है फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन इसलिए होता है तो प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज। हमको उसको ऑक्सीडेशन से बचाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तो वो स्पॉइलेज होना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके उसका स्पॉइलेज होना शुरू हो जाता है, और जिसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट विथ ऑयल एंड फैट विच लीड्स टू रेंसिडिटी विच काउजेज स्मेल एंड टेस्ट जो है सो खराब हो जाता है, एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिग्रेड होने लगता है। तो इसीलिए टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी वी फ्लश्ड नाइट्रोजन, टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोग नाइट्रोजन देते हैं, ताकि ऑक्सीजन को जो है सो कम कर देते हैं, तो ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा तो रेंसिडिटी होने का चांसेस उसी रेशियो में घटता चला जाएगा। तो रेंसिडिटी नहीं होगा तो हमारा जो फूड प्रोडक्ट है, फूड आइटम है, वो ख़राब नहीं होगा, तो उसका न्यूट्रिएंट्स को हम बरकरार रख सकते हैं, उसका टेस्ट को हम एज इट इज रख सकते हैं, और उसका बैड स्मेल भी नहीं आएगा। बैड स्मेल जो है सो रेंसिडिटी कारण आता है, जो नहीं आएगा। तो अब हम लोग समझ गए कि हम लोग नाइट्रोजन इसमें क्यों डालते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन विच लीड्स टू रेंसिडिटी इफ ऑक्सीडेशन अकर्स। तो जस्ट टू स्टॉप ऑक्सीडेशन वी फ्लश विथ नाइट्रोजन। आई होप ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, है ना, कोरोजन और रेंसिडिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं, कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। मतलब कोरोजन क्या है कि ग्रेजुअल कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स का, जो कि केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। इन्वायरमेंट में हमारा जो मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, उसके साथ जो रिएक्ट करता है तो वो बनाता है, अगर वो बनाते Fe2O3 और X जो ये होता है वाटर क्रिस्टलाइन होता है XS2। तो इसी को दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्टिंग। जनरली दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ ऑयल ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। मतलब कि रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो फूड होता है उसमें जो ऑयल एंड फैट प्रेजेंट होता है वो
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायलेंट फैट, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या होता है कि उससे हमारा अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है, उसका टेस्ट खराब होने लगता है और स्मेल भी खराब आने लगता है। मतलब वो जो फूड है वो खराब होने लगता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फूड है उसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट रहता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उसका रिएक्शन होता है, जिसके कारण हमारा उसका जो फूड आइटम है वो ख़राब होने लगता है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चिप्स पैकेट को अगर हम लोग, चिप्स पैकेट जो होता है इसको हम लोग ओपन छोड़ देंगे एयर में, तो वो क्या होता है कि चिप्स में जो फैट होता है, फैट जो होता है चिप्स में, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वो बैड स्मेल इसमें आ जाता है। तो इसीलिए चिप्स का पैकेट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, मतलब चिप्स का पैकेट खुला नहीं रखते हैं, हमेशा बंद रखते हैं। या और उसके पैकेट के अंदर हम लोग फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, और उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस हम लोग भर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन नहीं के बराबर हो। तो ये हमारा रेंसिडिटी हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू। तो हम लोग आज इस वीडियो में एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है ना, 1 बाय 1 सॉल्व किए। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इससे और थ्योरीज के बाद और क्लियर हुए होंगे, और जिसमें बहुत सारा ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आपके जो डाउट हुए होंगे, जो आपके जो कुछ और क्लैरिटी आया होगा इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, है ना। तो चलिए, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेकंड चैप्टर होगा। सेकंड चैप्टर जो साइंस का है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, उस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उसको भी उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग थ्योरी को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।